एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई रियली होप कि आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और सबकी तबीयत हालचाल भी एकदम बढ़िया होगा। आज आप सभी स्टूडेंट्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए जुड़ी हूं मैं कि इंग्लिश को आखिर कैसे प्रिपेयर किया जाए। मैम, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, मेरी तो इंग्लिश कभी अच्छी नहीं रही है मैम। मैं कैसे इस एग्जाम में एक्सेल कर सकता हूँ? इंग्लिश को कैसे मैम मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनाना है? मैं कैसे ये सब चीज़ें कर सकता हूँ? आइए मैं समझा देती हूँ। और वैसे भी बैंक एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो यार इंग्लिश ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आओ समझा देती हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। मैक्सिमम में मैं 80 से 90% बच्चा काउंट कर रही हूँ, वो सारा बच्चा जो एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करता है। तो 80 से 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं किस चीज पर बच्चों? वो काम करते हैं या तो रीजनिंग पर, ठीक है जी, या फिर वो काम कर रहे होते हैं बेटा जी क्वांट्स पर। बहुत एफर्ट मारते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और जानते हैं क्यों मेहनत कर रहे होते हैं? क्योंकि सर ने या मैम ने जो भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है, उसकी सारी ट्रिक्स मैम ने या सर ने आपको समझा दी। इसके बेसिस पे अब आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपको उन सबके आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि रूल है, कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर हो गए। तो बेसिकली हम एक ह्यूमन बिहेवियर में आपको समझा रही हूं कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एफर्ट्स मारे और हमारे एफर्ट्स के रिजल्ट जो हैं वो हमारे सामने आ गए यार। सिंपल है, वेरी क्लियर। हम खुश हो जाते हैं यार, देखना मेरे को आ गया समझ में, अब मैं इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है रीजनिंग प्रैक्टिस करना, क्वांट्स प्रैक्टिस करना। लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है तो हम चीजें पढ़ते हैं और हमें तो समझ ही नहीं आता होता, हमें तो पता ही नहीं यार भाई साहब कहना क्या चाह रहे हो। हमारा तो दिमाग ही बंद हो जाता है जब 2-3 सारे सेंटेंसेस हम पढ़ लेते होते हैं इंग्लिश में, सारे के सारे इंग्लिश में लिखे हैं, हमारा तो दिमाग ही कॉम्प्रिहेंड करना बंद कर देता है चीजों को। तो भाई ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चा जो है उसको लगता है कि अंग्रेजी बहुत मुश्किल है, हमारे बस का नहीं है इसको पढ़ना। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो कहते हैं मैम हम तो कभी अंग्रेजी पढ़ के ही नहीं आए, हम कैसे पढ़ लें, हम तो कभी बोलना ही नहीं जानते, हम कैसे पढ़ लें। तो अब आपको बोलना आता है नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अगर किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को देखोगे ना, वो भी एग्जाम में अपनी जगह बनाने के लिए इतने ही एफर्ट्स करता होता है जितने कि आपको करने पड़ते हैं। लेकिन वो एफर्ट्स सही डायरेक्शन में होने चाहिए, कुछ ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो आपकी मेहनत पे पानी फेर दे। और यही बात बच्चे फिगर आउट नहीं कर पाते हैं एग्जाम के लास्ट तक, और फिर रह जाते हैं अधूरे। फिर उनको लगता है कि यार हम शायद कर ही नहीं पाएंगे, हमारे अंदर तो वो काबिलियत ही नहीं है, इंग्लिश बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है, बस एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही रास्ता अपनाने की जरूरत है ना जी। आ जाओ जरा अब एक एक करके बहुत बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले तो चाहे मैं आपसे क्लर्क एग्जाम की बात करूं, ठीक है बेटा, चाहे मैं आपसे पीओ एग्जाम की बात करूं, क्लर्क और पीओ बेटा दोनों ही एग्जाम्स में इंग्लिश का जो रोल है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इंग्लिश जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर मैं आप सभी स्टूडेंट से बात करूं तो आपको 30 मार्क्स की इंग्लिश जो है वो प्री में देखने को मिलती है, और लगभग 40 मार्क्स की इंग्लिश जो है वो आपको मेंस में देखने को मिलती है, ठीक है। थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं क्लर्क और पीओ में, बट आप अमूमन मान के चल सकते हैं कि 40 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं पीओ की बात करती हूं तो आपको एसबीआई पीओ में क्या होता है कि आपका कितने मार्क्स का एसबीआई पीओ में और आईबीपीएस पीओ में आपको ना डिस्क्रिप्टिव भी एक देना होता है। एसबीआई में 50 नंबर का होता है और आईबीपीएस में बेटा ये 25 नंबर का होता है, ठीक है, राइट। तो इंग्लिश की जो वैल्यू है, जो वेटेज है, वो बहुत ज्यादा है। और एक और चीज, अगर आप इंग्लिश में ही अपने रीजनिंग और क्वांट्स को भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी जो लेंथी पजल्स होती हैं या सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं या अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं या डीआई होता है, तो उसमें समझने में आपकी हेल्प हो जाती है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो आपको बार बार ना क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। टाइम वेस्ट नहीं होगा तो जाहिर सी चीज है जो भी आपसे पूछा गया है आप उसको जल्दी से विद इन टाइम आंसर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी रेस्ट्रेंट्स होते हैं। 20 मिनट में ही आपको रीजनिंग करना है, 20 में ही इंग्लिश करना है, 20 में ही आपको क्वांट्स करना है, ठीक है। पहली चीज तो ये बिल्कुल सॉर्टेड है, ठीक हो गई बात, क्लियर है। तो इंग्लिश का वेटेज वैसे भी ओवरऑल ज्यादा है। पर्सनैलिटी की अगर बात करूं, इंटरव्यू की अगर बात करूं, तो ये तो आपको भी पता है कि अगर आपके सामने कोई फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है तो वैसे भी आप उससे इंप्रेस हो ही जाते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर ये चीज आपके लिए भी काम करती होती है, ठीक है। तो इंग्लिश का जो रेलेवेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो आपको यहां पर समझ में आ गई है। एक और चीज बता देना चाहती हूं कि आपको रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स के लिए केवल 20-20 मिनट का टाइम जो है वो दिया जाता है प्री में। तो 20 मिनट में रीजनिंग का 35 क्वेश्चन होना
शायद पॉसिबल नहीं हो पाए, या पॉसिबल होता भी है, बच्चे करते भी हैं वैसे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पेपर बहुत लेंदी है, टाइम हमें कम मिल रहा है, तो 80% बच्चा नहीं कर पाता होता। ऐसे ही कॉन्स के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 20 मिनट में करना बहुत आसान होता है। बच्चे 15 से 18 मिनट के अंदर अंदर पेपर अपना पूरा कर लेते हैं, इससे भी पहले कर सकते होते हैं कुछ तो, लेकिन 15 से 18 मिनट के अंदर अंदर तो सारा पेपर आपका सॉल्व हो जाता है, आपके पास समय बच जाता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपके लिए डिफिकल्ट होते हैं। समझ में आ गई बात? तो कम समय में ज्यादा अटेम्प्ट किए जा सकते हैं इंग्लिश में, ये इस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गई है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चल के जिक्र कर लेते हैं यहां पर हमारे सिलेबस का, कि इंग्लिश का बच्चों सिलेबस क्या होता है। इंग्लिश ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले तो होता है जी बेटा ग्रामर। ग्रामर में आपके सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, पता होना चाहिए सारे टॉपिक्स के रूल्स। आपको नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, टेंस, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव के बेटा हमारे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इनडायरेक्टली आपके पेपर में उन रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे जो ये टॉपिक्स हैं ग्रामर के, ये सारे इनके रूल्स आपको पता होने चाहिए। और रूल्स जो है ना वो बेटा वो बहुत सारे हो जाते हैं, 120 150 तक भी रूल्स पहुंच जाते हैं। तो आपको एक बार जब आपने सारे रूल्स को पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रामर के समझ लिया, तो इसके बाद बेटा आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको ना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा मैम एक बार समझ के क्या फिर हम रूल्स को भूलेंगे? नहीं, आप बिल्कुल भूलोगे, 100% भूलोगे। आपको चीजें पता तो होंगी बट आपको याद नहीं आ पाएंगी मौके पे। तो उसके लिए क्या करना है मैम, जब आप टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ रहे हैं तो आपको ना आपका ना बार बार क्या हो रहा है, आप बार बार उन्हीं रूल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बेटा आपका ना रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो साथ साथ आपका क्या होता रहता है, रिवीजन होता जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी टॉपिक के रूल्स को भूल रहे हैं, वैसे आप सबके रूल्स को भूलेंगे, ये बहुत ही ह्यूमन चीज है, बहुत ही ह्यूमन व्हाट शुड आई से ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपने जो भी पढ़ रखा है आप उसको भूलते ही भूलते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप टॉपिक वाइज आपको पढ़ना ही होगा। आप एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना ही चाहिए अपने सारे ग्रामर के टॉपिक्स का। समझ में आ गई चीज? सबको क्लियर हुआ? एक चीज, जब आप ग्रामर पर कमांड कर लेंगे तो आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा, आपके एरर डिटेक्शन बन जाएंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट बन जाएगा, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ये रहा जी। ठीक है, ये आपका बहुत इजीली बन जाएगा। हम लोग तो पैरा जंबल्स में और सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड यूजेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सब में भी हम ग्रामर की हेल्प से ही चीजों को करते हैं। मैं तो आपको ग्रामर की हेल्प हर जगह जहां पे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है ग्रामर की हेल्प लेना अपन ले रहे होते हैं। तो ग्रामर की हेल्प तो हम लेते ही लेते हैं। ठीक है, तो ग्रामर आपकी ना केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस में हेल्प करता है बल्कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। इनडायरेक्टली भी हम ग्रामर को कई दफा यूज करते हैं। बट याद रखें कि ग्रामर का जो रोल प्ले है एग्जाम में डायरेक्टली वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप इसको समय तो देंगे। इंग्लिश को मान लीजिए कि आप इंग्लिश को जो है वो 1.5 घंटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 1.5 घंटे में इंग्लिश की में ग्रामर की जो वैल्यू है वो आपको कितनी रखनी है कि आप 15 से 20 मिनट ही आप ग्रामर को पढ़ें, उनके रूल्स को समझें। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएं। समझ में आ गई बात? अब इसके दूसरे रेस्पेक्ट पर आते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा आ जाता है बेटा जी वोकैबुलरी। तो पहली चीज तो मैंने आपको समझा दिया, ग्रामर के रूल्स को पढ़ना है, सारी चीजों को समझना है। वोकैब का मतलब क्या आ जाता है, वोकैब में बेटा जी आपके वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, वोकैब में आपके ईडियम्स आ जाते हैं। और आजकल ये चीज आनी थोड़ी बंद हो गई है। आजकल क्या आता है बेटा, आजकल आ जाता है आपके फ्रेजल वर्ब्स। यार ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आजकल के ट्रेंडी यही है। अगर कोई आप मुझसे कोई चीज पूछे ना कि आजकल एग्जाम्स में क्या आ रहा है, तो इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी क्लर्क मेंस का एग्जाम था, उसमें भी पूछे गए, आईबीपीएस क्लर्क में, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम था, उसमें भी पूछे गए हैं फ्रेजल वर्ब्स, और ये बहुत आ रहे हैं और ये थोड़े डिफिकल्ट बना देते हैं पेपर को। ठीक है, तो आपको ग्रामर की इंग्लिश की वोकैबुलरी को करने का, याद करने का जो एकमात्र कोई तरीका है आप लोगों के लिए बेटा, वो है
डेली पढ़ना, डेली डेली पढ़ना। डेली कैसे पढ़ना, मैं कह रही हूं ज्यादा नहीं बेटा, बस 10 वर्ड्स का टारगेट लेकर चलो। किसी दिन 10 वर्ड्स याद कर लिए, किसी दिन 10 फ्रेजल वर्ब्स याद कर लिए, ठीक है। तो ऐसे करके 10-10 लेकर चलो यार। 10 वर्ड्स पढ़ लिए हैं, 10 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लिए हैं, सिर्फ 10 का टारगेट बनाओ और ऐसे पढ़ो कि सुबह को अगर आपने इन 10 वर्ड्स को याद किया है तो शाम को इनको रिवाइज कर लो, या शाम को अगर आपने इनको याद किया है तो सुबह को रिवाइज कर लो। एक साइकिल बना लो, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। एक दिन पढ़ रहे हो, एक टाइम पढ़ रहे हो, दूसरे टाइम रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन के बिना बेटे बात नहीं बनेगी। वोकैबुलरी जो है वो 0 बटे सन्नाटा है। अगर आप वोकैबुलरी में शब्दों को समझ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो समझो भी मत, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं और ये सब आपको आने चाहिए। बेयर मिनिमम आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें 1500 से 2000 वर्ड्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके एग्जाम की। तो आपको ये समझना पड़ेगा और ये एग्जाम की कंडीशन है तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते मैं तो नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप वैसे ही एग्जाम के बाहर हैं, फिर आप और सब्जेक्ट्स में भी मेहनत ना करें। और ये भी समझ लेना कि अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये है ना कि मैम मैं तो रीजनिंग से निकाल लूंगा, मैं तो कौन से निकाल लूंगा, आई एम सॉरी, शायद आपको भी पता नहीं है, लेकिन हर एक एग्जाम में अच्छा, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना मैंडेटरी है, क्योंकि कई एग्जाम्स में आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। एसबीआई क्लर्क में नहीं होगी बट बहुत से एग्जाम्स में होती है, ठीक है। आ जाओ जरा। तो दूसरा पॉइंटर आपने समझ लिया, वोकैब को डेली पढ़ना है और डेली आपको इसको रिवाइज करना है। तीसरा हमारा जो पॉइंटर आ जाता है बेटा, वो आ जाता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा एसेंस है, हमारे जो, क्या कहना चाहिए मुझे, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो पूरा मूल आधार है वो समझ लो यही है, कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश मतलब बैंकिंग की जो इंग्लिश है, जो कोर है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है इंग्लिश सेक्शन की, वो है कॉम्प्रिहेंशन। जो लिखा है वो समझ में आना चाहिए। देखिए, आपके प्री का सिलेबस भी यही है, आपके मेंस का सिलेबस भी यही है। बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपका पेपर में, जो मेंस में जो पेपर आता है उसमें क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है। आपसे वही एरर डिटेक्शन पूछा जाएगा आपके पुराने रूल्स के बेसिस पे, लेकिन क्वेश्चन की बनावट कुछ ऐसे होगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले से बताकर चल रही हूं कि आप सबको अपनी रीडिंग स्किल्स पर काम करना ही है। ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 से 20 मिनट आप रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ रीड जरूर करें। आइडियली तो आपसे यही कहा जाता है कि बेटा इधर उधर का टाइम वेस्ट ना करके द हिंदू पढ़ लो, ठीक है। द हिंदू आज समझ में नहीं आएगा, कल को समझ में नहीं आएगा, अरे धीरे धीरे जब बिल्ड करोगे अपनी स्किल्स को तो वो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और मैं खुद भी आपको पढ़ा रही होती हूँ, मेरे 3 सेशन होते हैं, मैं आपको 3 सेशन यूट्यूब पर ही करा रही होती हूँ, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री। सुबह 8 बजे का जो हमारा सेशन होता है उसमें हम अपनी रीडिंग को बेहतर कर रहे होते हैं, ठीक है जी, उसमें हम अपनी रीडिंग को बेहतर करते हैं। 11 बजे वाला जो सेशन है इसमें हम अपनी ग्रामर को बेहतर करते हैं, ठीक है, ये ग्रामर का सेशन होता है। और एक और सेशन होता है जी 12:45 पर, जिसपे हम अपनी वोकैब को बेहतर कर रहे होते हैं। तो मैं तो यूट्यूब पर ही इतने सारे सेशंस आप सभी के लिए कंडक्ट कर रही हूँ जो कि कंप्लीटली फ्री हैं। तो अगर आप इनको भी डिलीजेंटली अटेंड कर लोगे ना, आपके लिए बहुत 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 हेल्प हो जाएगी बेटा, बहुत हेल्प हो जाएगी, ट्रस्ट में। तो ये चीजें थोड़ा आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इस बात को समझ गए और अगर आपने रेगुलर बेसिस पर अपनी रीडिंग, अपनी वोकैब, अपनी ग्रामर पर काम कर लिया रोज, तो फिर आपको पीछे छोड़ने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा, अगर 100 बच्चे पेपर में बैठे हैं तो 90 बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, और पेपर में सिलेक्शन लेने वाले बच्चे भी 10% ही होते हैं, 90 का सिलेक्शन नहीं होता, केवल 10% का ही होता है। तो वो जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे निकल गया, ठीक है, उसने वो चीज भी पढ़ ली जो उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, वो सिकंदर हो गया, यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी इंग्लिश को तैयार करके चलना है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर बताना चाहती हूं और मैं रोज बता भी रही होती हूं कि बेटा एक साथ मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाएं, उसी में आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मिसलेनियस से मतलब है नाउन पढ़ा है तो नाउन के क्वेश्चन कर लिए, प्रोनाउन पढ़ा प्रोनाउन के क्वेश्चन कर लिए, लेकिन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सबके क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करें।
तब पता चले ना कि कितना याद रह पा रहे हैं रूल्स, कितना नहीं रह पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे मिसलिनियस क्वेश्चंस जरूर लगाते चलें और बीच बीच में अपनी राइटिंग स्किल्स पर भी काम करते चलें, क्योंकि आपके लिए अगर आपका टारगेट पीओ है तो फिर आपको पीओ की मेहनत भी करनी पड़ेगी, पीओ के लेवल पर जाकर आपको काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप जो है राइटिंग्स अपनी रेगुलर बेसिस पर करते रहें। और ये भी मैं भैया कराती होती हूँ आपको सुबह 8 बजे वाले सेशन में। हाँ, कुछ बच्चे जो बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं, जो सोच रहे हैं कि मैम हमारे तो कुछ अभी सिलेबस ही क्या है, कैसे नाउन के क्या रूल्स आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप चिंता की कोई बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। वो क्या है अभी बताती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को। ये देख लीजिएगा, ये 8 बजे वाला सेशन है, आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ग्रामर भी करते हैं, वोकैबुलरी भी करते हैं और इसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करते हैं। और ये आपका एक कॉम्बो होता है सुबह 8 बजे, इसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसमें जुड़ेंगे, आप अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। कोई भी बच्चा हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो या किसी भी मीडियम का हो, ठीक है, आपको इंग्लिश आ जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। इनफैक्ट आप 30 में से 30 लेकर आएंगे, इस बात की गारंटी देती हूं मैं, अगर आप मेरी कही हुई बातों को फॉलो कर लेते हैं तो। इसी के साथ ये है बेटा जी 11 बजे वाला सेशन जो मैम आपको भी बता ही रही थी, और ये है बेटा आपका वोकैब वाला सेशन जिसके बिना एग्जाम पार लगाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप स्किप करने का सोच भी नहीं सकते हैं। इसी के साथ कुछ मेरे ऐसे बच्चे भी हैं जो कह रहे हैं मैम हम तो फाउंडेशन जीरो से पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा आप पेड क्लास में जुड़ जाइएगा। महापैक में आपको सब कुछ मिलता है और ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। इसमें सारे एग्जाम्स का बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर्ड होती हैं। ये आपका रनिंग बैच है, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। इसमें भी आपका सारा सिलेबस पूरा कराया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। इसी के साथ अभी हमारा बैच रिसेंटली ही शुरू हुआ है क्रैक, और ये आपका विजन नहीं, नॉट दिस वन, ये बैच अभी हमारा शुरू हुआ है। तो आप सीधा जुड़ सकते हैं किस चीज में जी, क्रैक में जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, आप लोग हमारी पेड क्लासेस में जुड़ेंगे तो, ठीक है। ये बुक्स का कॉम्बो है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको किताबें चाहिए तो आप द्रोना बुक मॉड्यूल जो है वो ले सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी यहाँ से। इसी के साथ एसबीआई पीओ के लिए ये रिसोर्सेज रहेंगी, और टेस्ट सीरीज हाईली हाईली रिकमेंडेड है। ये तो सभी के पास होनी ही चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि आप कितने पानी में हैं। मेरी तरफ से इतना ही रखूंगी सेशन को अभी के लिए, और उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़े हुए होंगे। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, मेरी क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाती हैं, इंग्लिश बाय रूपम मैम। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। फेस्टिवल्स की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारा क्या कहना चाहिए मुझे, समृद्धि लेकर आई हो, यही मेरी कामना है। अपना ख्याल रखें और मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।